हेलो एवरीवन, मैं सुमन अपने चैनल फिजिक्स स्टडी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। क्लास 12th की एनसीईआरटी फिजिक्स की सीरीज में आज हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग का सेकंड पार्ट यानी कि सेकंड क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। हमने हमारे पहले जो वीडियो था उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम का नियम, किसी बिंदु पर तीव्रता या खोखले गोले के पृष्ठ पर, पृष्ठ के बाहर और पृष्ठ के अंदर तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे। आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि यदि हमारे पास एक अनंत लंबाई का चालक तार है तो उस चालक तार द्वारा किसी बिंदु पर तीव्रता का व्यंजक हम कैसे प्राप्त करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं हमारा वीडियो। जो आपका इस टॉपिक का नाम होगा वो होगा गॉस के नियम का अनुप्रयोग भाग 2 यानी कि पार्ट 2। इसी में जो क्वेश्चन हमारा आज का बनेगा, जो प्रश्न हमारा होगा वो होगा कि अनंत लंबाई के चालक तार पर तीव्रता का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपको व्यंजक प्राप्त करना है। किसकी सहायता से? गॉस की प्रमेय की सहायता से। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक तार बनाना है जिसकी लंबाई अनंत हो। क्लियर? अब यहां पर ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी डेफिनेशन एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, क्योंकि उस डेफिनेशन के थ्रू जो फॉर्मूला हमें मिलेगा उसका हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। अगर आपके पास लंबाई के अनुदिश, मान लो ये कोई लंबा चालक तार है और इस चालक तार की सतह पर बहुत सारे प्लस क्यू आवेश फैले हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में हम सिंगल आवेश को न लिखते हुए क्या लिखेंगे? आवेश का घनत्व। क्या लिखेंगे हम इसे? आवेश घनत्व। अब ये जो आवेश घनत्व है वो तीन प्रकार से हमें उपयोग में आ सकते हैं, तीन प्रकार की इनकी परिभाषा बन सकती है। अगर वो लंबाई के अनुदिश है, यानी कि वो जो आवेश है वो किस पर फैला हुआ है? किसी लंबे चालक पर फैला हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे फिर? रेखीय आवेश घनत्व। उसे हम क्या कह देंगे? रेखीय आवेश घनत्व। और ये जो रेखीय आवेश घनत्व है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्बडा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्बडा से। अभी हमने आपसे कहा है कि ये लैम्बडा क्या है? रेखीय आवेश घनत्व, यानी कि एक रेखा में फैले हुए आवेश हैं। तो सबसे पहले हम आवेश की बात करेंगे तो इसका जो सूत्र बनेगा वो होगा Q अपॉन, रेखा की बात करें तो लंबाई आएगी L, यानी कि लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन L। रेखीय आवेश घनत्व का मान है Q अपॉन L और इसका मात्रक बनेगा कूलाम प्रति मीटर। क्लियर? अब अगर ये आवेश किसी पृष्ठ पर है, किस पर है? पृष्ठ पर है, तो ये हो जाएगा आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या हो जाएगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सिग्मा से। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा? क्योंकि हम पृष्ठ की बात कर रहे हैं और पृष्ठ में लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है, तो उसे हम क्या लिखेंगे? Q अपॉन A। A मतलब क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आप इसका मात्रा आप क्या बनाएंगे? कूलाम प्रति मीटर वर्ग। क्लियर? अब अगर ये आवेश किसी आयतन पर है, यानी कि संपूर्ण आयतन पर है, तो उसे हम क्या नाम दे देंगे फिर? V। और इसकी जो यूनिट हो जाएगी रो इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? कूलाम। अब क्योंकि हम वॉल्यूम की बात करें तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी कि मीटर का क्यूब। क्लियर? आई होप आप इस छोटी सी डेफिनेशन को समझ सके होंगे। क्योंकि हम अनंत लंबाई के चालक तार की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सिर्फ लंबाई की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो सूत्र लगेगा वो रेखीय आवेश घनत्व का लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि एक अनंत लंबाई का चालक तार है। जी बिल्कुल, हम क्या करते हैं? एक अनंत लंबाई का चालक तार बना लेते हैं। मान लेते हैं कि एक लंबाई का चालक तार है। इस पूरे तार के पृष्ठ पर या कहीं सतह पर या तार पर कौन सा आवेश फैला हुआ है? प्लस क्यू आवेश फैला हुआ है। अब हमें क्या करना है? इसमें गॉस की प्रमेय का उपयोग करना है, यूज करना है। तो गॉस ने कहा था कि जब भी गॉस की थ्योरम लगेगी आपको पृष्ठ कैसा लेना है? बंद पृष्ठ लेना है। तो बंद पृष्ठ के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो तार है इसकी लंबाई अनंत है, तो हम मान लेते हैं कि इसका जो केंद्र बिंदु वो है O। ठीक, क्योंकि इसमें प्लस P आवेश है तो इससे कितनी दूरी पर? R दूरी पर हम एक बिंदु P मान लेते हैं जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम इसकी सहायता से मान लेते हैं कि जो कहीं छोटा सा हिस्सा होगा इस बेलन का या इस बेलन की, या फिर मैं कहूँ इस तार की जो लंबाई हम मान रहे हैं, ऊंचाई मान लेते हैं, वो ऊंचाई क्या हो जाएगी हमारी? L। तो हमने L ऊंचाई लेकर, R त्रिज्या लेकर इस बेलन के या फिर इस तार के आसपास इसकी रचना कर दी एक
बेलन की रचना कर दी, एक बेलन बन गया है। तो हमें कितनी सतह मिली है यहाँ पर, एक बेलन का ऊपरी सिरा S1, एक बेलन का निचली सिरा S2 और एक बिंदु P पर हमारा पृष्ठ S3 जिसे हम अल्प पृष्ठ कह रहे हैं। क्योंकि ये बेलन पूरी तरह से बंद है अतः किसकी तरह व्यवहार करेगा, गॉसी पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। अब हम यहाँ गॉस का नियम लगा सकते हैं। आइए देखिए इसकी थ्योरी क्या लिखेंगे। माना अनंत लंबाई का एक चालक तार है जिसके केंद्र बिंदु O से R दूरी पर हमने बिंदु P मान लिया है। अब हम R को त्रिज्या और L को ऊंचाई लेकर एक बेलन की रचना करते हैं जिसमें हमें 3 पृष्ठ मिले हैं, S1, S2 और S3। अब देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि S1 और S2 पर तीव्रता 0 होगी तो देखिए कैसे होगी। अगर मैं आपसे S1 और S2 की बात कर रही हूं तो ये जो बिंदु है खत्म कहाँ होगा, चालक तार अनंत पे। तो अनंत यानी कि पृष्ठ के बाहर जा चुके हैं हम, और जैसे हम पृष्ठ के बाहर निकले हैं वो पृष्ठ खुला पृष्ठ है और वहां गॉस की प्रमेय नहीं लगेगी। इसलिए S1 और S2 पर तीव्रता की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। हमें सिर्फ किस पे फाइंड करना है, बिंदु P पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है गॉस के हिसाब से या गॉस की प्रमेय का जो कथन था कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0, है ना। हम कैपिटल Q ले लेते हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ये तो हमारी समीकरण फर्स्ट हो गई। अब हम बिंदु P से निकलने वाले अल्प विद्युत फ्लक्स की बात करते हैं। तो हमने परिभाषा से पढ़ा है कि डी फाई इज इक्वल टू क्या होता है, E ds cos थीटा। क्लियर। थीटा इज इक्वल टू हम क्या मानते हैं, 0 डिग्री, क्योंकि सरल रेखा में है तो 0 डिग्री होगा। और cos 0 की वैल्यू क्या तरह से बंद है अतः किसकी तरह व्यवहार करेगा, गॉसी पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। अब हम यहाँ गॉस का नियम लगा सकते हैं। आइए देखिए इसकी थ्योरी क्या लिखेंगे। माना अनंत लंबाई का एक चालक तार है जिसके केंद्र बिंदु O से R दूरी पर हमने बिंदु P मान लिया है। अब हम R को त्रिज्या और L को ऊंचाई लेकर एक बेलन की रचना करते हैं जिसमें हमें 3 पृष्ठ मिले हैं, S1, S2 और S3। अब देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि S1 और S2 पर तीव्रता 0 होगी तो देखिए कैसे होगी। अगर मैं आपसे S1 और S2 की बात कर रही हूं तो ये जो बिंदु है खत्म कहाँ होगा, चालक तार अनंत पे। तो अनंत यानी कि पृष्ठ के बाहर जा चुके हैं हम, और जैसे हम पृष्ठ के बाहर निकले हैं वो पृष्ठ खुला पृष्ठ है और वहां गॉस की प्रमेय नहीं लगेगी। इसलिए S1 और S2 पर तीव्रता की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। हमें सिर्फ किस पे फाइंड करना है, बिंदु P पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है गॉस के हिसाब से या गॉस की प्रमेय का जो कथन था कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0, है ना। हम कैपिटल Q ले लेते हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ये तो हमारी समीकरण फर्स्ट हो गई। अब हम बिंदु P से निकलने वाले अल्प विद्युत फ्लक्स की बात करते हैं। तो हमने परिभाषा से पढ़ा है कि डी फाई इज इक्वल टू क्या होता है, E ds cos थीटा। क्लियर। थीटा इज इक्वल टू हम क्या मानते हैं, 0 डिग्री, क्योंकि सरल रेखा में है तो 0 डिग्री होगा। और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो डी फाई इज इक्वल टू E ds बिकॉज cos 0 इज इक्वल टू आपको क्या मिला, 1 मिल गया। क्लियर। अब देखिए ये तो अल्प पृष्ठ के लिए, हमें तो संपूर्ण पृष्ठ की बात करनी है। तो संपूर्ण के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा समाकलन कर देते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ की अगर हम बात कर रहे हैं तो दोनों तरफ का क्या कर देते हैं, समाकलन। तो हमें क्या मिलेगा, डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E ds। क्लियर। अब यहाँ पे डी फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा फाई, E तो हमें ज्ञात करना है तो E हो गया बाहर। अब ds, किसका ds, किसका पृष्ठ, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखते हैं हम इसका सूत्र, हमने 10th में पढ़ा है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि समाकलन ds इज इक्वल टू होता है 2 पाई RL। समाकलन ds की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई RL। ये आपकी हो जाएगी समीकरण नंबर 2। क्लियर। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये भी फाई की वैल्यू और ये भी फाई की ही वैल्यू है। इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, मैं ये रख कर रही हूं, जब हम इन्हें कंपेयर करते हैं तो हमें मिलेगा क्या होगा कि E 2 पाई RL इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। क्लियर। क्योंकि हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तीव्रता फाइंड करनी है, तो हम E बराबर क्या निकालेंगे, Q एज इट इज है, इसके अपॉन में जाएगा 2 पाई RL एप्सिलॉन 0। अभी मैंने आपको एक डेफिनेशन पढ़ाई थी जिसमें हमें वैल्यू किसकी मिली थी, Q अपॉन L की। तो हम चूंकि Q अपॉन L किसके बराबर है, लैम्बडा के बराबर है, ये मैं ये कहूं कि ये लैम्बडा की वैल्यू है तो Q अपॉन L की जगह हम क्या लिख देंगे, लैम्बडा
अपॉन सिग्मा लिख दिया है मैंने, लैम्बडा आएगा लैम्बडा अपॉन 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। क्लियर? क्योंकि हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तीव्रता फाइंड करनी है, तो हम E बराबर क्या निकालेंगे, Q एज इट इज है, इसके अपॉन में जाएगा 2 पाई आर एल एप्सिलॉन 0। अभी मैंने आपको एक डेफिनेशन पढ़ाई थी जिसमें हमें वैल्यू किसकी मिली थी, Q अपॉन एल की। तो हम चूंकि Q अपॉन एल किसके बराबर है, लैम्बडा के बराबर है, ये मैं ये कहूं कि ये लैम्बडा की वैल्यू है, तो Q अपॉन एल की जगह हम क्या लिख देंगे, लैम्बडा अपॉन सिग्मा लिख दिया है मैंने, लैम्बडा आएगा लैम्बडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन 0। ये आपकी तीव्रता होगी जब हमारे पास एक अनंत लंबाई का चालक तार होगा। क्लियर? अब इसी टॉपिक के साथ मैं एक और टॉपिक फिनिश करने की कोशिश कर रही हूँ, एक और क्वेश्चन फिनिश करने की कोशिश कर रही हूँ। जो आपका क्वेश्चन है वो ये होगा कि आपके पास एक चादर है, क्या है, धातु की एक चादर है, उस चादर की सतह पर आवेश फैला हुआ है, इस पर किसी बिंदु पर आपको तीव्रता ज्ञात करनी है। छोटा सा टॉपिक है, हम इसी में डिस्कस कर लेते हैं। तो चादर की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने किसकी रचना की, सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक आवेशित चादर हम बना लेते हैं। माना ये आयत के आकार का आपका एक चादर है, इस संपूर्ण चादर पर कौन सा आवेश फैला हुआ है, हमारा प्लस क्यू आवेश फैला हुआ है। हम क्या करते हैं कि इस चादर की सतह पर एक बेलन बना लेते हैं, इसकी रचना कर लेते हैं, दोबारा से एक बेलन की रचना कर लेते हैं। एक बेलन का एक सिरा आपका m है, दूसरा सिरा n है। अगर बेलन है तो क्षेत्रफल होगा, तो बेलन का क्षेत्रफल हमने कंसीडर कर लिया कैपिटल A। सिरे n से विद्युत फ्लक्स φ2 निकल रहा है और सिरे m से विद्युत फ्लक्स φ1 निकल रहा है। क्लियर? अब मैं आपसे कहूं कि कुल फ्लक्स क्या होगा, तो हम कुल फ्लक्स क्या लिखेंगे, फाई इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2। क्लियर? अब फाई इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 है, यानी कि हमें इस पृष्ठ से m और n से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स की जानकारी चाहिए, φ1 की वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं आपसे कहूं कि φ1 इज इक्वल टू क्या होगा, किसी बिंदु पर तीव्रता क्या होगी, क्या निकाला था हमने उसको क्या लिखा था, E अपॉन, देखिए इसको सॉल्व करने से पहले एक बार खुद देख लूं, φ2 हमें किसकी वैल्यू चाहिए, φ1 की वैल्यू चाहिए। तो हमने परिभाषा से पढ़ा है φ क्या होता है, φ बराबर है किसी पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं। अगर ये पृष्ठ हम m की बात करें, φ1 यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, m सिरे की बात कर रहे हैं, तो m सिरे से निकलने वाला फ्लक्स हमारा क्या है, φ1, उसकी वैल्यू क्या होगी, हम लिखते हैं ES। अब हमारे पास E तो है, तीव्रता E है, दोनों की समान है पृष्ठ पर और दोनों का क्षेत्रफल भी समान है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, EA, मतलब वेक्टर E प्लस वेक्टर A। सिमिलरली वैल्यू हमें किसकी मिलेगी, φ2 की मिलेगी, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको भी हम यही लिखेंगे क्योंकि दोनों पृष्ठ एक ही हैं, यानी कि जो बेलन के दोनों सिरे हैं वो एक ही पृष्ठ पर हैं, तो हमें क्या मिलेगा, ये भी हमें मिलेगा EA। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, हमारे ऊपर वाली इक्वेशन में रखते हैं, तो हमें फाई बराबर क्या मिला, EA प्लस EA, यानी कि कितने EA, 2, 1 और 1 2, तो फाई इज इक्वल टू हमें मिला 2EA। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन गॉस ने हमसे क्या कहा है कि फाई इज इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ये है हमें इक्वेशन सेकंड, किसकी हेल्प से मिली है, बाय गॉस थ्योरम। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2EA किससे मिल रहा है हमें, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमें क्या मिला, 2EA इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। क्लियर? हमें तो इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो हम E को अकेला करते हैं और 2A को पहुंचाते हैं Q के अपॉन में, तो हमें क्या मिलेगा, 2A एप्सिलॉन 0। क्लियर? क्या मिला हमें, E इज इक्वल टू Q अपॉन 2A एप्सिलॉन 0। अभी मैंने आपको एक डेफिनेशन पढ़ाई थी कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन A। तो यहां हम Q अपॉन A की जगह क्या लिख सकते हैं, सिग्मा। तो E इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अगर यहाँ कोई परावैद्युत माध्यम K होता तो एप्सिलॉन 0 के साथ उसे हम मल्टीप्लाई में K लिख देते। क्लियर?
ये जो सूत्र है या ये जो फॉर्मूला हमें मिला है, ये अगले चैप्टर यानी कि जब हम विभव पढ़ेंगे तो विभव और धारिता में ये बहुत काम आएगा। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा जो पहला चैप्टर था स्थिर विद्युत आवेश या घर्षण आवेश की हम बात कर रहे थे, वो चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अब अगले वीडियो में हम विभव को डिस्कस करेंगे, यानी कि यूनिट फर्स्ट के चैप्टर सेकंड को डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अपने स्टडी के लिए हेल्पफुल लगता है तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा